दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 5 है उपसय संयोजी रसायन या उपसय संयोजी यौगिक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। साथ ही इससे पहले वाले जो चैप्टर पढ़ाए उन्हें भी तैयार कर लीजिएगा प्ले लिस्ट पर जाकर। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य में लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ओके, आप दोस्तों मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताइएगा। ओके, जितने क्वेश्चन आंसर बताते जा रहा हूँ तैयार कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप तैयार करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो कि क्या है 2 नंबर के रहते हैं। और वैसे भी दोस्तों इस चैप्टर से आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल क्या है 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, 2 नंबर वाली क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। पहला है प्रभावीकारी परमाणु संख्या है, जैसे क्या है EN आपका EAN से आप क्या समझते हैं उदाहरण से समझाइए। तो देख लेते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या। ओके, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो आपका संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बंध के बनने में प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को प्रभावकारी परमाणु संख्या यानी EAN कहते हैं। ओके, थोड़ी समझ लेते हैं किस प्रकार से। तो कोई भी हमारे इस एग्जाम्पल से यहाँ समझ लेते हैं। ओके, क्या बताया, कोई भी आपका संकुल यौगिक दिया हुआ है तो आपका इस प्रकार से आपका संकुल यौगिक दिया हुआ है। ओके ओके, तो देख लेते हैं हमारा ये दिया हुआ है, इसमें क्या देखना है संकुल यौगिक K3FeCN6 ये हमारा हो जाता है आपका संकुल यौगिक। इसमें कहा केंद्रीय धातु आयन, तो केंद्रीय धातु आयन को कहलाता है यहाँ Fe आपका केंद्रीय धातु आयन हो जाएगा। कैसे पहचानते हैं, कोष्टक में जो आपका सबसे पहले रहता है वो केंद्रीय धातु आपका आयन। ओके, और इसके साथ जो लिखा रहता है यहाँ CN लिखा हुआ है तो ये आपका कहलाएगा लिगेंड कहलाएगा। ओके, संलग्नी लिगेंड कहलाएगा इस प्रकार से। तो आपको बताया जाए केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या का योगफल आपकी क्या है प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये आप देख सकते हैं EAN बराबर लिखा है Z - ON + 2 × CN। अब इसमें मतलब क्या है, Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, ON का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, ऑक्सीकरण संख्या दी हुई है। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा CN का मतलब होता है समन्वय संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब एग्जाम्पल के उदाहरण के साथ भी इसमें समझा गया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जब आएगा तो उदाहरण के साथ बस कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं Fe की। अब हमें क्या है यहाँ, अब Fe की हमें इसमें इस वाले में देखते हैं। तो Fe की हमें इसमें क्या निकालनी है, EAN निकालना है। ओके, प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालनी है, किस प्रकार से निकलेगी। तो सबसे पहले लिखना है Z यानी परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के सेल Fe का लिखेंगे तो 26 हो जाता है आपका। फिर हमें चिन्ह लगाता है माइनस, फिर हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकली है तो यहाँ हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। ओके, फॉर्मूला बस याद रखिएगा तो आप किसी की भी आप प्रभावकारी परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब हमें लिखना है ON यानी ऑक्सीकरण संख्या। तो हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। ओके, कैसे निकालते हैं चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3। ओके, अब पोटेशियम का होता है आपका K, Fe को निकालना है तो X मान लेंगे उसे, आपका 6 हो जाएगा। CN का होता है -1 = 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ घात वगैरह चढ़ी नहीं है। 3 + 6 - 6 हो जाएगा =0 आ जाएगा। -3 = 0 मतलब प्लस भी रहेगा, x भी रहेगा। ओके, x = आ जाएगा +3, तो ये हमारी निकाल आती है +3 आती है, तो हम क्या है 3 लिख लेंगे। ओके, इस प्रकार से। फिर फॉर्मूला कहता है 2 × CN यानी समन्वय संख्या। तो यहाँ समन्वय संख्या में कितनी दी हुई है, समन्वय संख्या 6 दी हुई है। और समन्वय संख्या कैसे प्राप्त करते हैं तो मैंने आपको समझाया था। अभी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन वाली वीडियो देखी तो अब मैंने उसमें बहुत चीज़ आपको समझाई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो समन्वय संख्या में क्या निकालने का क्या तरीका है अपना, कि जो भी आपका धातु आयन है उसके साथ जो लिगेंड लिखा है, लिगेंड के साथ जो नीचे घात में जो मतलब जो भी नंबर लिखा हो 2 3 4 वो आपकी समन्वय संख्या कहलाएगी। ये सीधा सिंपल है, लिगेंड के साथ जो भी लिखा हो 2 4 5 6 वो आपकी समन्वय संख्या। यहाँ 6 लिखा हुआ है, लिगेंड हमारा क्या है CN के साथ 6 लिखा हुआ है, वही हमारी समन्वय संख्या कहलाएगी। बस सिंपल है। अब इसको आपको क्या है पूरा सॉल्व कर देना है। आपका 26 में से 3 जाएंगे तो 23, 6 दूनी हो जाएगा 12, जोड़ देंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, जोड़ देंगे आपका तो आपको 35 आ जाएगा। तो ये आपका इस वाले आपकी संकुल यौगिक की आपकी 35 आपकी EAN निकाल आती है, यानी प्रभावकारी परमाणु संख्या। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा, बहुत ज़्यादा कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समन्वय संख्या को परिभाषित कीजिए। समन्वय संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है, लेकिन निकालने का तो मैंने बता दिया कैसे कर, एक ही ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है या इसी में डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है। लिगेंड के साथ जो लिखा रहता है मतलब गुणा मतलब नीचे ओके 2 4 6 वो आपकी जो भी लिखा रहेगा वो आपकी समन्वय संख्या कहलाएगी। तो सीधा मैंने बता दिया आपको अगर ऑब्जेक्ट में आता है ओके, इसलिए बाकी परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ उपसय संयोजकता स्थापित करने वाले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, ये आपकी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है। उस धातु की समन्वय संख्या कहलाती है। अब ये आपकी हो जाती है केमिस्ट्री की परिभाषा में कि जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ जो उपसय संयोजी बंध बनाकर स्थापित रहकर करने वाले एकांकी
इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ जो आपके ये जुड़े रहते हैं केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड, वो किसके साथ जुड़े रहते हैं, एकांकी युग्म के साथ जुड़े रहते हैं और वो यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। वही हमारी क्या है, समन्वय संख्या कहलाती है। सिंपल हो जाता है। एक दंतुर संलग्नी की संख्या उस धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। अब देखिए ये दो हमको दी है, इनकी हमें क्या समन्वय संख्या निकालनी है। पहले में CR की समन्वय संख्या, अब देखिए लिगेंड है, लिगेंड के साथ क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 6। यहाँ देखिए NH3 यानी अमोनिया यहाँ भी है आपका, ओके, या अमोनिया एमीन का है, तो यहाँ आपका 4 लिखा हुआ तो 4 हो जाता है। मैं तो देखिए इसी प्रकार से निकाल लेता हूँ डायरेक्ट देखकर समन्वय संख्या, ओके। बाकी परिभाषा थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके। ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से निकालना तो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है द्विक लवण और उपसहसंयोजी यौगिक का क्या है, उनके उदाहरण सहित आपको बताना है, ओके, इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं द्विक लवण क्या कहलाते हैं। तो ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं, ओके। दो इसमें द्विक लवण में क्या होता है, दो लवणों को मिलाया जाएगा तो एक योगात्मक लवण बन जाएगा, ओके। मतलब दो लवणों को मिलाकर एक लवण बना। उस लवण को क्या है, जल में घोला जाता है तो वह अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है, ओके। सभी में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है तो वो आपका द्विक लवण कहलाएगा। और उपसहसंयोजी यौगिक में क्या होता है कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो क्या जलीय विलय में अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते, यानी ये क्या है, इसके सभी जो अवयवी घटक हैं वो विभक्त नहीं होते, ओके। सभी विभक्त नहीं होते, कुछ हो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरीके से विभक्त नहीं होते हैं, और ये आपके कहलाते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। इन्हें क्या है, संकुल लवण भी कहते हैं, ओके। तो अभी अंतर देखेंगे, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को और अंतर याद भी कर लीजिएगा, ओके। ये आपका फिटकरी का है, ओके, फॉर्मूला देख लीजिएगा इसे, तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है। सिंपल है, परिभाषा किस प्रकार से याद करनी है, द्विक लवण में ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं, ओके। और उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल लवण कहलाते हैं ऐसे योगात्मक लवण या यौगिक जो क्या जलीय विलयन में अपने घटकों पर पूर्ण रूप से अपने घटकों में विभक्त नहीं होते हैं या अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। और एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीलेट क्या है, क्या होता है, लिखिए। ये दी है हमें कीलेट की परिभाषा। जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं तो किसी एक धातु आयन से एक साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, एक साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, तब एक बलियाकार संरचना प्राप्त होती है, इसे कीलेट कहते हैं। उदाहरण के लिए ये दिया हुआ है, क्या बताया, जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, कोई एक आपका संलग्नी है, ओके। यहाँ देखिए सभी NH2 आपका क्या है, दो सबके पास एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ओके, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसे क्या है Pt को दे दिया है, ओके, प्लेटिनम को दिया हुआ है यहाँ। तो वही बताया जा रहा है, जब किसी संलग्न में 2 या 2 से अधिक क्या है दाता परमाणु होते हैं, यहाँ दाता परमाणु उपस्थित हैं, तो किसी एक धातु आयन, यहाँ हमने प्लेटिनम धातु आयन लिया है, तो इनके साथ क्या है उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और जब ये काम करते हैं, ओके, तो एक किस प्रकार की संरचना मिल जाती है, एक बलयाकार, देख सकते हैं यहाँ पर बलयाकार एक संरचना प्राप्त होती है, इसे हम क्या कीलेट कहते हैं। सिंपल है, जब किसी संलग्नी में, ये संलग्नी है, 2 या 2 से अधिक क्या दाता परमाणु होते हैं, तो इस स्थिति में क्या है, जो धातु आयन के साथ क्या है उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं और बलयाकार संरचना प्राप्त हो जाती है, इसे कीलेट कहा जाता है। थोड़ा इसको वापस उदाहरण में तैयार करने में प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी परिभाषा आप क्या है थोड़ा समझ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयनन समयवता को समझाइए, एक उदाहरण दीजिए, ओके। और ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है अथवा में उपसहसंयोजक, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, उपसहसंयोजक यौगिक में आयनन समयवता को उदाहरण से लिखिए, ओके। MP बोर्ड एग्जाम 2020 में, MP बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या है आयनन समयवता, देख लेते हैं। तो आयनन समयवता क्या है, ऐसे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र एक ही होते हैं किंतु विलयन में आयनन के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, आयनन समअवयवी कहलाते हैं। इस घटना को आयनन समयवता कहते हैं। इस प्रकार समयवता समन्वय मंडल के अंदर तथा बाहर संलग्नी के विनिमय के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें दिया हुआ, इसमें गहरा बैगनी होता है तथा विलयन में आपका SO2 नेगेटिव आयन देता है, इस बार से इसमें ये लाल रंग का होगा, और विलयन में आपका Br आयन देता है। तो ये आपकी होती है आयनन समयवता, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है लिगेंड क्या है। लिगेंड देख लेते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी MP बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी नहीं छोड़िएगा, बाकी आना इससे 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है सब बन के आते रहते, कभी लिगेंड पूछा तो कभी आयनन समयवता पूछा, कभी कीलेट पूछा तो कभी द्विलवक संकुल लवण में अंतर पूछा, कभी द्विलवक पूछा, कभी संकुल लवण पूछा, या फिर उसके साथ IPC नाम वाला तो आना ही आना है, ये भी रहता है। आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा संकुल, आपका लिगेंड क्या है, ओके। लिगेंड के लिए समझ लेते हैं हम। लिगेंड क्या है, संकुल आयनन में केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ संयोजकता के समान सिद्धांत से विपरीत जुड़े उदासीन अणु या आयन लिगेंड कहलाते हैं। सिंपल है, जैसे ये आपका क्या दिया हुआ है, संकुल आयन दिया हुआ है या उपसहसंयोजक यौगिक दिया हुआ है। इसमें जो Fe है वो आपकी क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी क्या है उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं वो आपका लिगेंड कहलाता है। यहाँ आपका CN जुड़ा हुआ है ना, मतलब लिगेंड है।
ये है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी साथ में रहता है उपसे संयोजी बंध बनाकर वो आपका कहलाता है लिगेंड कहलाता है। वही लिखा है संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ संयोजकता के समान सिद्धांत से क्या है जो उदासीन अणु आयन जुड़े रहता है वो हमारा लिगेंड कहलाता है। वही मैंने बताया। ओके, इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। याद कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, Fe आपकी केंद्रीय धातु आयन है और Cn आपका लिगेंड है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संकुल आयन, या जैसे क्या है जटिल आयन, कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इसको परिभाषित कीजिए, देख लेते हैं कम्प्लेक्स आयन किस प्रकार से रहेगा आपका। तो संकुल आयन MP बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है संकुल आयन वाला। तो संकुल आयन वह आवेशित मूलक है जो एक सरल धातु आयन या दो से अधिक उदासीन लिगेंड अणुओं या लिगेंड उपसंयोजी बंध द्वारा संयोजन से बना होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसको, इसे बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। इस कोष्टक को उपसंयोजी मंडल कहा जाता है। ओके, यहाँ एक धातु आयन है Fe क्या है, एक आयरन आपका क्या है, एक धातु आयन है। तो ये कितने लोगों से जुड़ा, 6 लोगों के साथ यहाँ जुड़ गया है। तो ये ज़्यादा कि संकुल, पहले तो ये सिंपल रहता है। ओके, ये अपने आप को ये जटिल बना लेता है 6 लोगों के साथ मिलकर। संकुल आयन वह आवेशित मूलक है जो एक सरल धातु आयन और 2 या अधिक उदासीन लिगेंड के साथ, 2 या 2 से अधिक है उदासीन लिगेंड के साथ देखिए जुड़ा हुआ है। जब इतना जुड़ जाता है तो बड़ा कोष्टक से द्वारा से दर्शाते हैं और इस कोष्टक को क्या है उपसंयोजी मंडल कहते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ PDF के रूप में चाहते हैं मटेरियल, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, PDF के रूप में मिलेगा तो कम समय में तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। MP बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, आगे देख लेते हैं। अभी 2022 में आया तो हो सकता है आपके 2025 में आ जाए, तैयार करके रखिएगा। द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर तो मैं आपको समझा चुका हूँ। द्विक लवण और संकुल लवण क्या होते हैं। ऐसे कि आपके योगात्मक यौगिक, ऐसे आपके योगात्मक लवण ओके जो जल में विलय करने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। संकुल लवण में लिख दीजिएगा कि ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे योगात्मक लवण जो इन्हें जल में घुलने पर क्या है विलयन, जल में घुलने पर क्या है अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होते हैं। ओके, और तो अपने ये आपका क्या है संकुल लवण कहलाते हैं। सिंपल है, यही आपका दिया हुआ है। ऐसे यौगिक क्रिस्टल जालक के रूप में ही स्थायी होते हैं, किंतु और ये भी बताया जा रहा है कि ये क्या हमेशा क्या है क्रिस्टल जाल ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि ये क्या है ठोस और विलयन अवस्था में होते हैं। तो एक ही पॉइंट से आप यहाँ 2 पॉइंट बना सकते हैं। ओके, इसमें एक ही पॉइंट में 2 बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। एक तो आपको दोनों की परिभाषा लिख देनी जो मैंने आपको बताई। दूसरा आपको पॉइंट लिख दीजिएगा कि जो द्विक लवण है वो हमेशा क्या है क्रिस्टल के रूप में होते हैं, जबकि संकुल लवण क्या है ठोस और विलयन दोनों अवस्था में होते हैं। ओके, ये दोनों अवस्था में स्वतंत्र रूप से होते हैं, जबकि जो द्विक लवण है केवल क्रिस्टल जालक यानी ठोस अवस्था बस में स्थायी होते हैं। तो एक तो आपका पॉइंट हो जाता है। दूसरे में आप क्या है परिभाषा लिख दीजिएगा कि ऐसे योगात्मक लवण जिन्हें क्या है जल में घुलने पर ये अपने अवयव में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। और ऐसे योगात्मक लवण जो क्या है जल में घुलते हैं अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होते, संकुल लवण कहलाते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट आपको लिख दीजिएगा कि द्विक लवण में क्या है विलयन में उपस्थित आयनों का गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है। इसमें आपका क्या है द्विक लवण का गुणात्मक परीक्षण हो सकता है, जबकि संकुल लवण में क्या है गुणात्मक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अंतर बता दीजिए द्विक लवण में कि भौतिक तथा रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिक के समान होते हैं, जबकि संकुल यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण अपने अवयवी गुणों से हमेशा क्या भिन्न होते हैं यानी अलग होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि द्विक लवण में केंद्रीय धातु आयन तथा अन्य आयनों लिगेंड के मध्य आयनिक बंध होता है, जबकि संकुल लवण में केंद्रीय धातु आयन तथा अन्य आयनों लिगेंड के मध्य उपसंयोजी बंध होता है। संकुल लवण में क्या होता है उपसंयोजी बंध बनता है, जबकि क्या है द्विक लवण में आपके क्या है धातु आयन लिगेंड आयनों के मध्य क्या है आयनिक बंध बनता है। और आपका एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से 4 से 5 अंतर आप आराम से लिख पाएंगे, लेकिन आपको क्या है चिंता बिल्कुल नहीं करनी। 3 आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में 2 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 3 तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम आगे देख लेते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का आपका ओके, जिसमें क्या है अधिकतम स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि आपको क्या इस प्रकार से दे दिए। देखिए मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिए हुए इतना सारा, देखिए ये पूरे दिए हुए मैंने एक साथ पूरे लिख लिए, जितने भी जिस टाइप के आते हैं पूरे कंप्लीट हो गए और प्रीवियस ईयर के पूरे कवर कर लिए हैं। तो ये आपके दिए हुए हैं उपसंयोजी यौगिक, उनके क्या है IUPAC नाम किस प्रकार से लिखना पड़ता है, और ये हमेशा इसका फिक्स रहता है। ओके, किसी क्वेश्चन का फिक्स हो चाहे ना हो, इसका 2 नंबर में आना फिक्स ही रहता है, जिसमें आपको क्या है 2 आपको उपसंयोजी यौगिक दिए जाएंगे, उनका IUPAC नाम लिखने कहा जाएगा। या फिर आ सकता है कि आपको पहले से ही IUPAC नाम दे दिया जाए, अब उसका क्या है सूत्र लिखने के लिए कहा जाए उपसंयोजी यौगिक का। ओके, मतलब घुमा के यहाँ से यहाँ पूछा जा सकता है या यहाँ से यहाँ पूछा जा सकता है। तो कैसे क्या लिखना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो आपको अगर ध्यान से समझना है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, गारंटी के साथ दोस्तों आपका है बनने लगेगा। तो दोस्तों आपको उपसंयोजी यौगिक से यानी सूत्र से आपको क्या है IUPAC नाम बनाना है।
तो उसके लिए आपको रूल पता होने चाहिए, नियम पता होने चाहिए, ओके, तभी आप इसे क्या है कन्वर्ट कर पाएंगे। कुछ बेसिक से नियम है तो हम उसे जान लेते हैं, ओके, फिर मैं आपको इनकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले लिख देते नियम, कौन कौन से नियम है जो आपको याद रखने चाहिए, ओके। एक तो हम एग्जाम्पल के यहाँ कोई भी लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया है, कोई भी आपको लिख लेते हैं, जैसे K4NI आपका निकल लिखेगा CN और आपका ये हो जाता 4, ओके। इस प्रकार से मैंने कोई भी लिख लिया, ये उपसर्ग संयोजी, ओके, ये हो जाता कंप्लीट। सबसे पहला रूल होता है कि आपको जो भी दिया हुआ है उसको क्या है 2 खंडों में विभक्त करना है, ओके। आपको 2 भागों में बांटना है। पहला वाला जो भाग होगा, ओके, 2 भागों में विभाजित करना है, 2 भागों में हमें क्या है उसे तोड़ना है, और इसको पहले वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा धन होगा, ओके। दूसरा वाला जो होगा हमारा उसको हम क्या है ऋण, हमको नाम दे देना है। ये आप समझ गए हैं। और जब इसके अब ये पहले रूल हो जाता है, ये मतलब रूल में जो मतलब जिस वजह से बनाते हैं अपन उसको पूरा आपको बता रहा हूँ, ओके। इस टाइप का ऐसे बुक में रूल नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, इसके बाद जो आपका धन वाला होगा, धन वाला हिस्से का नाम लिखेंगे। तो धन वाले हिस्से का हमको नाम लिखना है, ओके। धन वाले हिस्से का सबसे पहले हम क्या है नाम लिखते हैं, ओके, नाम लिखते हैं, ओके। ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं, ओके। अब हमें क्या है आपको पता है कि 2 यहाँ से हो जाते हैं। अब ये जो हमारे कोष्टक के अंदर वाला जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है संकुल क्या और उससे संयोजी क्षेत्र। जैसे हम क्या है इस कोष्टक वाले हिस्से को क्या बोलेंगे संकुल का उपसे संयोजी क्षेत्र। तो जब इसका अगर नामकरण करेंगे तो अब इसमें तो कई लोग बैठे हुए, 2 अभी और भी बैठ सकते हैं, तो 2 लोग बैठे, तो इसमें किसका नाम पहले आएगा उस कंडीशन को भी हम देख लेते हैं। जब हम संकुल के उपसह संयोजी क्षेत्र में, उपसह संयोजी क्षेत्र में जब हम क्या नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिगेंड का नाम लिखना है। अब लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन क्या होता है, वो सब मैं आपको पहले भी समझा दिया है। तो सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, और फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की फिर हमको क्या लिख देनी है ऑक्सीकरण संख्या, ओके, ऑक्सीकरण संख्या, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा जब हम क्या संकुल के उपसे संयोजी क्षेत्र जब इसका क्या है नामकरण करेंगे, ये हो जाता है। अब लेकिन अगर हम कहें एक से ज़्यादा लेगेंड है, जैसे अभी हमारे पास यहाँ है CN एक लेगेंड है, एक केवल इस वाले में एक ही लेगेंड दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे नाम मिल जाए जिसमें क्या है एक से ज़्यादा लेगेंड हो। तो इस कंडीशन में फिर किसका नाम लिखेंगे, तो हमें क्या है फिर अल्फाबेट में, अगर लेगेंड का अगर हमें नाम जब लिखना पड़ता है नामकरण में तो अल्फाबेट ABCD अल्फाबेट के क्रम पर रखेंगे, ओके, जो पहले आता है उसको हम लिखते हैं। तो ये आपका रूल रहता है, ओके। बाकी आपको पता है कि जैसे आपको लेगेंड में क्या है 4 लिखा हुआ है तो ट्राई यूज, आपका यहाँ क्या है ट्राई यूज करेंगे। 2 के लिए डाई, आपको क्या है 2 के लिए आपको डाई, 3 के लिए ट्राई, आपको 4 के लिए टेट्रा यूज करना है, 4 के लिए टेट्रा। तो ये आपको सिंपल बात है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 के लिए आपको डाई का यूज करना है, 3 के लिए आपको ट्राई का यूज करना है, 4 के लिए आपको क्या है टेट्रा का यूज करना है, टेट्रा, ओके, टेट्रा ये रहेगा इस प्रकार से, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके अगर जो आपका उपसर्ग संयोजी यौगिक अगर आपका कभी ऋणात्मक हिस्से में आ जाता है तो यहाँ हम क्या है 8 का यूज करेंगे, किसमें केंद्रीय धातु में 8 का यूज करेंगे, ओके। तो हमें क्या है अगर क्या करना है 8 का यूज करेंगे, किसका 8 का यूज करेंगे। अगर दोस्तों कब करेंगे जब हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा ये आपका संकुल उपसह संयोजी क्षेत्र है किसमें आ जाए आपका ऋणात्मक हिस्से में आ जाए, ओके। तो उपसह संयोजी क्षेत्र हमारा किसमें आ जाए ऋणात्मक हिस्से में आ जाए, तब हमें 8 का यूज करना है। और किसमें होगा केंद्रीय धातु का जब नाम लिखेंगे इसका NI का, ओके। तो यहाँ निकल है तो निकलेट होगा जब इसका नाम लिखेंगे आत्मक, ओके, ये आपका हो जाता। तो इस प्रकार से ये मैंने कुछ आपको नियम बताए हैं, इनका यूज करके आप क्या है नामकरण कर सकते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी तो बहुत सारा आपको अजीब सा लगता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, 2 भागों में तोड़ना है, पहले को धन नाम देना है, ऋण नाम देना है, थोड़ा अजीब सा आपको लगता रहेगा। जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं रूलों से तो आपकी क्या है, और वैसे रूल रटना नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आपको तैयार हो जाएंगे, ओके। अब हम इन्हीं रूल का यूज करते क्रम से एक को लेते हैं और इनको क्या है उनका नाम निकालते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए पहले ले लेता हूँ आपको K4NI जो भी मैंने आपको लिया है NiCN4, ये इस प्रकार ये हमारा मिल गया है सूत्र। अब इसको IUPAC नाम लिखने के पेपर में आता है, किस प्रकार से लिखे। पहला रूल कहता है 2 हिस्सों में तोड़ना है, तो कोष्टक से आपके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो आपका ये आपके 2 हिस्से मैंने कर लिए, एक पहला हिस्सा ये दूसरा हिस्सा। पहला जो भी हिस्सा होगा उसको हम क्या धन नाम देना है, मतलब इस प्रकार चिन्ह बनाना है, दूसरे को हमें ऋण नाम देना है। आ जाता समझ में, ओके। तो ये आपका हो जाता है कि पहले 2 हिस्सा करना है, पहले को धन नाम दूसरे को ऋण नाम देना है। अब जब भी हम नामकरण लिखेंगे, जब नाम लिखना है सबसे पहले किसका नाम लिखना है, धन वाले का लिखना है। तो धन वाले में क्या है पोटेशियम है हमारा, ओके। तो हम लिख देंगे पोटेशियम, ओके। तो पोटेशियम, और इसमें टेट्रा वगैरह का यूज नहीं करते, संकुल वाले में करते, ओके। तो यहाँ केवल सिंपल हमारा सिंगल हो जाएगा पोटेशियम, ओके। ये हो जाता है पोटेशियम, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद किसका नामकरण करना है, अब इस वाले का करना पड़ेगा, अब ऋण वाले का नामकरण करना पड़ेगा क्योंकि धन वाले का हो चुका है। तो संकुल के जब हम क्या है कि उपसह संयोजी क्षेत्र का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है, लिगेंड का लिखना है। लिगेंड यहाँ का CN है, ओके। CN का नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे, तो CN क्या है साइनो कहलाता है, ओके। साइनो हो जाएगा आपका, ओके।
आपका साइनो को ओ लगा के करते हैं, ऋण हिस्सा में जब भी आता है तो ओ लगा के हमें इसे ध्यान रखना है। तो साइन का हो जाएगा साइनो। ओके, 4 है तो टेट्रा यूज करेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका टेट्रा साइनो। ये हो जाता है आपका कंप्लीट। ओके, इसके बाद हमारा क्या किसका नाम लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है हमें। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है हमारा, निकेल है। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया, जब भी जो आपका ऋण वाले हिस्से में उपसर्ग संयुक्त क्षेत्र का हम नामकरण करते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु में 8 लगा के करते हैं। निकेल है तो हमारा क्या है, निकलेट हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा हमारा निकेल का हो जाएगा निकलेट। ओके, निकलेट अभी मैंने आपको बताया ना 8 लग के आपका हो जाता है। ओके, इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब लेकिन हमें इसमें क्या करना है, फिर आपका ऑक्सीकरण संख्या भी आपको लिखनी है। ओके, अब निकलेट की आपकी निकल की ऑक्सीकरण संख्या आपको लिख लेगी तो कितनी आएगी, इसकी 0 आएगी। किस प्रकार से निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से मैं आपको यही बता देता हूँ। देखिए हमारा पोटेशियम का 4 यहाँ दिए हुए हैं, पोटेशियम का 1 हो जाता है। निकल की निकालनी तो x मान लेते हैं हम। ओके, फिर हो जाते हैं आपका 4 CN का होता है -1 = 0। सॉल्व करेंगे 4 आपका प्लस x, अब हो जाएगा -4 ओके = 0। 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर का 0 आएगा। इस प्रकार से आपको निकालते हैं। ओके, आपकी ऑक्सीकरण संख्या कंप्लीट हो जाता है। आगे और हम एग्जांपल समझ लेते हैं किस प्रकार से आपका निकलेगा। ओके, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, हम लेते हैं CONH3 इसमें। ओके, फिर बाहर आपका 6 आ जाता है और आपका हो जाता है Cl3। ये इस प्रकार से दिया हुआ है नाम। तो मैंने क्या बताया, 2 हिस्से करना है। तो अब यहाँ से तो कोई आगे है नहीं है तो यहाँ हिस्सा नहीं कर सकते, यहाँ हिस्सा हो जाएगा। तो 2 हिस्से हमने मेरे कर लिए हैं। पहला वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, धन कहलाएगा। दूसरा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ऋण कहलाएगा। अब नामकरण सबसे पहले किसका करते हैं, धन हिस्से का करेंगे। तो अब इस बार हमें क्या करना है, इस वाले का नामकरण पहले करना है। ओके, अब इसमें नामकरण करेंगे, सही इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण में सबसे पहले किसका नाम लिखना है मुझे, जब उससे संयोजी क्षेत्र का नामकरण होता है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। NH3 मतलब एमीन इसमें क्या है, आपका लिगेंड है, तो इसका नामकरण करते हैं। तो हम अब यहाँ 6 लिखा हुआ, 6 के लिए हम क्या करते हैं, हेक्सा। तो हेक्सा एमीन लिखेंगे, हेक्सा एमीन, ये हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका हम नामकरण करते हैं। CO है यानी कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिख देंगे हमको, कोबाल्ट लिख देते हैं, सिंपल है। अब देखिए हमने जब निकल को क्या है, निकलेट लिखा था, तो कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिख सकते हैं आप, ऐसा पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अब जो हमारा उपसर्ग संयोजी क्षेत्र है ये हमारे धन हिस्से में आ रहा है। ऋण हिस्से जब 8 वाला नियम कब लागू होता है, जब ऋण हिस्से में, अभी इस वाले हिस्से में ऋण हिस्से में आ रहा था उपसर्ग संयोजी क्षेत्र, इस वाले में धन वाले हिस्से में आ रहा है उपसर्ग संयोजी क्षेत्र, इसलिए 8 का यूज नहीं करेंगे। ओके, सिंपल है। तो ये हो जाता है हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब इसके बाद हमें क्या है, कोबाल्ट की क्या बतानी है, ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो इसकी ऑक्सीकरण से निकालेंगे आप, तो इसमें आपका 3 आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालेंगे वही मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाता है। और इसके बाद हमारा क्या बचता है, ये वाला ऋण हिस्सा लिखना है हमको। अभी धन वाले का हमने पूरा लिख लिया। ऋण हिस्सा हमारा Cl है यानी क्लोरीन का है, तो क्लोराइड हो जाएगा। ओके, Br होता है ब्रोमाइड हो जाता है, सिंपल है। ओके, I होता है आयोडाइड हो जाता है, ये हमारा क्लोरीन है, क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से नामकरण हो जाता है। अब यहाँ पूछे कि यार कोबाल्ट का सर आपने 3 क्या है, ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकाल ली है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। कोबाल्ट की निकालना है, x मान लेते हैं। ओके, यहाँ 6 है तो 6 होती है। आपकी अमोनिया कितनी हो जाती है, आपकी 0 होता है क्योंकि उदासीन लिगेंड है। ओके, फिर आपका Cl के देख ले, तो आपका यहाँ Cl के 3 हो जाता है। ओके, Cl का होता है -1। ओके, ये हो जाता है आपका = 0। निकलेंगे तो x हो जाएगा 6, ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, 0 -3 = ये आपका हो जाएगा। ओके, x बराबर हो जाएगा, ये -3 से हट जाएगा, +3 हो जाएगा, तो ये आ जाता है। इस प्रकार से +3 आ जाते हैं। लेकिन जब भी हम दिखाते हैं तो रोमन संख्या इस प्रकार से दिखाते हैं। ओके, 1 के लिए, 2 के लिए, ये 3 के लिए, इस प्रकार से हम दिखाते हैं। ओके, बाकी 3 निकला तो 3 को इस प्रकार से हमें रोमन संख्या में दिखाना कंप्लीट हो जाता है। अब ये एक और हम थोड़ा क्या है, थोड़ा कठिन सा थोड़ा देख लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों सब आपको ही करना है। ओके, मैं तो फिर आपको बता दूंगा, फिर आपको सभी करना है। और अब मैं आपको पूरे दिखा दूंगा, बहुत सारे दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो सब प्रैक्टिस करते रहिएगा आराम से और कमेंट बॉक्स में बनाइएगा फिर आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हमको एक दिया हुआ ये वाला। ओके, चलिए इसे निकालते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया, कोष्टक से आपको 2 हिस्से कर देना, तो यहाँ तो कुछ आगे नहीं, तो ये वाला दिया हुआ बाहर, तो यह हो जाए 2 हिस्से कर दिए। पहले वाले को धन नाम देना है, दूसरे वाले को ऋण नाम देना है। पहले धन वाले का हम क्या है, नामकरण करेंगे। धन वाला क्या है, उससे संयोजी क्षेत्र में आ रहा है, तो इसका हम नामकरण करेंगे। अब इसमें हम क्या है, लिगेंड का नामकरण करना है। लिगेंड अब यहाँ 2 लिगेंड है, एक तो H2 है यानी एक को आपका लिगेंड है, आपका क्लोरीन आपका लिगेंड है, 2 लिगेंड दिए हैं। जब 2 लिगेंड की स्थिति में आपको क्या करना है, उसका पहले नाम लिखना है जो आपका अल्फाबेट के, इसको कह रहे हैं कि जल लिखते हैं एक्वा, तो एक्वा A से स्टार्ट होता है। यहाँ आपका जो है क्लोरीन तो C से स्टार्ट होता है। ओके, मतलब आपको तो आपका क्या है, एक्वा पहले इसका नाम लिखेंगे, A आ रहा है क्योंकि इसमें। ओके, अब हम एक्वा के लिखेंगे, तो यहाँ क्या 4 लगा हुआ, 4 लगा हुआ तो हो जाएगा टेट्रा, तो यह टेट्रा एक्वा। ओके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा हो जाता हमारा। अब इसके बाद हमें दूसरे वाले का लिगेंड का नाम लिखना है, तो हो जाएगा उसमें 2 लगा है तो हो जाएगा डाई क्लोरो, डाई हो जाएगा, 2 लगा हुआ तो डाई हो जाएगा। ओके, क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो डाई क्लोरो। फिर इसके बाद हमारा क्या बचता है, क्रोमियम बचता है, Cr बचा है, क्रोमियम बचा है, तो उसका लिख देंगे क्योंकि अब हमारे अब लिगेंड के नाम लिख गए, अब केवल केंद्रीय धातु बचता है तो उसका नाम लिख देते हैं, तो क्रोमियम हो जाता है, क्रोमियम। ओके, अब क्रोमियम की हमें इसमें क्या लिखने है, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ओके, तो ऑक्सीकरण इसमें संख्या निकालेंगे तो यहाँ आपकी 3 आ जाएगी, आपकी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। ओके,
ये हो जाता। अब हमारे ये हिस्से का पूरा नाम लिख जाता। अब ये बचता है लास्ट में हमारा, तो क्या है क्लोराइड लिख जाएगा, सिंपल जैसे अभी हमने देखा था। ओके, तो क्लोराइड हो जाएगा। ये बस हमारा क्या है पूरा कंप्लीट हो जाता। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, अब आप पूछे कि भैया ये आपका जो 3 आपने क्रोमियम की लिखी किस प्रकार से निकाली ऑक्सीकरण संख्या, तो देख लेते हैं। हमें क्रोमियम की निकालने तो x मान लेंगे। ओके, अब जल क्या है आपको उदासीन रहता है तो उसका 0 मान के चलिए, जितनी चाहिए लगी हो, क्योंकि उदासीन है आता है आपका, तो जल का होता है 0। ओके, आपका 2 हो जाएगा। आपका कैल्शियम का होता है -1। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है आपका इक्वल टू 0। ओके, अभी एक और यहाँ का क्लोरीन है तो यहाँ आपका एक और -1 आएगा, एक और -1 आएगा, इक्वल टू अब 0 आ जाएगा। ओके, अब सॉल्व करते तो आपका -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस में आपका x रहेगा। सॉल्व करेंगे तो -3n आ जाएगा, और उस साइड पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आपका 3 आएगा, इस प्रकार से। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने कंप्लीट समझा दी, जितने मेरे नॉलेज में था, जिस प्रकार से मैं आपको इस नामकरण में करता हूँ, मैंने पूरा आपको समझा दिया कि किस टाइप से कर सकते हो। ओके, तो इनका आपको रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आपको रहते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अपने आप फिर बनने लगेगा धीरे धीरे करके। ओके, बाकी अब मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये आपको दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ओके, बाकी आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, सभी मटेरियल आपको नोट्स के साथ मिलेगा, आसानी से आप पढ़ पाएंगे। अब जितना मैं समझा रहा हूँ ये प्रॉपर रूप से नोट्स में दिया है, पूरे नियम वगैरह जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। बाकी दोस्तों आप क्रम से नोट करते जाइए। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं वो भी मैंने पूरे लिख दिए। 2023 में आए, 2022 में आए, 2024 में आया था, 2024 में, 2019 में, 2024 में, 2022 में, 23 में, पूरे मैंने नोट कर दिए। ओके, तो ये हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से क्या है प्रैक्टिस करिएगा। मैंने जो ट्रिक बताई इसका पूरा यूज करिएगा। ओके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपके बनेंगे, उतने ज़्यादा आपके इसमें माहिर हो जाएंगे। ओके, देख लीजिए। और जहाँ से अगर ये तैयार कर लेते हैं तो गारंटी दोस्तों आपको इससे 2 नंबर यहाँ से पक्के कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर के यहाँ फिक्स ही रहता है ये क्वेश्चन आना ही आना। ये दिए हुए हैं। ओके, 40 से लगभग दिए हैं, 40 से 43 पूरे आपको तैयार कर लेना है। ये आपके दिए हुए हैं, सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर 2 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जितने बताएं सभी प्रैक्टिस कर लीजिए, किस प्रकार से आपको निकालना है मैंने आपको क्या समझा दिया है। तो आई हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और जो मैंने अभी आपको IUPAC नाम निकालना सिखाया है, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताइएगा। अगर वास्तव में समझाया तो जरूर समझ में आया है होगा। ओके, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।